नमस्कार आप सभी को। यह वीडियो सीईटी के संदर्भ में है। बार बार अभ्यर्थियों के द्वारा कुछ मांगे उठाई जा रही हैं जो सरकार व प्रशासन तक पहुंच रही हैं, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कोई कार्यवाही न होना यह दर्शाता है कि सरकार युवाओं के प्रति और उनके हितों के प्रति गंभीर नहीं है। इतना बड़ा एग्जामिनेशन होने जा रहा है राज्य स्तर का, जहां इतने सारे अभ्यर्थियों ने एनरोल करवाया हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले हैं, वहां इन इश्यूज का बहुत जल्दी रिजॉल्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आगे लीगल लिटिगेशंस का सामना न करना पड़े। दोबारा मैं ये मांग दोहरा देती हूँ, बहुत ज्यादा जरूरी है बार बार ये मांग बोलना ताकि प्रशासन व सरकार इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्यवाही करे, वो सारी चीजें ठीक कर सीईटी जल्द से जल्द करवाएं। पहली मांग, जुरिस्डिक्शन पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट होना चाहिए। दूसरी मांग, सोशियो इकोनॉमिक के ग्रुप सी के लिए 2 बार अंक न जोड़े जाएं। सोशियो इकोनॉमिक अंक देने की सरकार की मंशा यह थी कि हर घर में नौकरी होनी चाहिए, तो ये अंक ग्रुप डी तक सीमित रखे जा सकते थे। ग्रुप सी में 2 बार इन अंकों का जोड़ना यह दर्शाता है कि सरकार की मंशा, जो उन्होंने कहा उसके अलावा भी और कुछ थी। वोट बैंक पॉलिटिक्स ये ज्यादा लग रही है। मिशन मेरिट जो ये सारा दिन करते रहते हैं उसको साफ साफ नकारती है। तीसरी चीज, ग्रुप सी में जो भी अभ्यर्थी सीईटी क्वालिफाई करेंगे उन्हें अगला पेपर देने दिया जाएगा, केवल 4 या 5 गुना जो टॉप कैंडिडेट्स होंगे उन्हें ही। तो यह एकदम इसको हम नकारते हैं। कारण उसका यह है कि फिर अगला पेपर देने की औचित्यता ही नहीं कुछ बचती, उसका मतलब कोई यूज ही नहीं है, यूजलेस है। आप अगला पेपर करवा क्यों रहे हैं जब आपने टॉप 4 या 5 गुना कैंडिडेट्स को ही देखना है? तो दूसरा पेपर करवा के स्टेट एक्सचेकर का पैसा बर्बाद करने वाली बात है और कुछ नहीं है। आप सीधा मेरिट से 4 या 5 गुना अभ्यर्थी उठा सकते हैं और उनकी सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दें, फिर उसी में से लिस्ट लगा दें। दूसरा पेपर करवाने की जरूरत क्या है? हमारा प्रदेश असल में बहुत ही अनोखा प्रदेश है। यहाँ पर पता नहीं कौन ऐसी पॉलिसीज बनाता है, कौन ऐसा इंटेलिजेंट आदमी है जो आकर बैठ गया है, जिसे युवाओं की फीलिंग नहीं पता चल रही है, जो युवाओं की नब्ज नहीं पकड़ पा रहा है, जिसे ये नहीं पता चल रहा है कि हरियाणा का युवा असल में चाहता क्या है। आप जैसे अन्य प्रदेश करवाते हैं, जैसे केंद्र करवाता है, आप ऐसे कर सकते हैं कि 50% से ऊपर जितने भी कैंडिडेट्स सीईटी क्लियर करते हैं उन सभी का एग्जाम पोस्ट के हिसाब से ग्रुप सी में सबका करवा सकते हैं, उसे क्वालिफाई समझते हुए। पहले एग्जामिनेशन को, जैसे एचसीएस का प्रीलिम्स होता है, यूपीएससी का प्रीलिम्स होता है, उसमें अभ्यर्थी कुछ उस प्रीलिम्स में क्वालिफाई करते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि उसमें टॉप के 4 या 5 गुना को ही मेंस लिखने दिया जाता है, सभी को लिखने दिया जाता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं, जो 50% वाला बार है उसे थोड़ा ऊपर उठा के 55-60 तक लेके जा सकते हैं, लेकिन आपको इन सभी अभ्यर्थियों को मौका देना चाहिए दूसरा एग्जाम देने के लिए। यदि आप मौका नहीं दे रहे हैं और 4 या 5 गुना ही रख रहे हैं तो आप सोशियो इकोनॉमिक को डायरेक्ट फेवर कर रहे हैं, दोबारा मिशन मेरिट को डायरेक्ट नकार रहे हैं। वही 4 या 5 गुना कैंडिडेट्स को बार बार मौका मिलता रहेगा हर एक पोस्ट में अप्लाई करने का, और यदि वही 4 या 5 गुना कैंडिडेट्स ही बार बार आने हैं तो मेरी सरकार से प्रार्थना है कि आप हमारे राज्य का पैसा बचा लें। दूसरा एग्जाम ग्रुप सी का करवाने की कतई जरूरत नहीं है। आप सीधा मेरिट से कैंडिडेट्स उठाएं, सीधा उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं, जो आपको लग रहा है ठीक है उन्हें सीधे के सीधे नौकरी दे दें। इसी के साथ जो चौथी चीज है वो यह है कि एक इंटरव्यू में मैंने सुना था कि चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि इसमें भी नॉर्मलाइजेशन और इक्वी परसेंटाइल का फॉर्मूला लगाया जाएगा रिजल्ट बनाने के लिए, जैसे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए लगाया गया। यहां मैं बहुत हैरान हूं, कारण उसका यह है कि जितने भी शिफ्ट में पेपर होता है, जो भी पेपर हो रहा है ग्रुप सी के लिए और ग्रुप डी के लिए, क्वालिफाइंग 50% एक बार रहेगा। आप उसको मान लेंगे क्वालिफाइंग, उनके एग्जामिनेशन के हिसाब से इजी शिफ्ट है तो भी 50%, डिफिकल्ट शिफ्ट है तो भी 50%, अभ्यर्थी को तो लेने ही लेने पड़ेंगे। ये मेरी समझ में आया है इनकी बातों से। लेकिन मेरिट कैसे डिसाइड होगी? वो मेरिट डिसाइड करने के लिए ये नॉर्मलाइजेशन और इक्वी परसेंटाइल लगाने वाले हैं। यहां पर मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूं, क्योंकि हमें अभी तक हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में कैसे फॉर्मूला लगाया, कैसे रिजल्ट बनाए, बिल्कुल भी नहीं पता है। ये फॉर्मूला एकदम अपारदर्शी है। हम नहीं जानते हैं कि इस फॉर्मूले में क्या किया गया है, कैसे रिजल्ट बनाया, क्योंकि सेम ही शिफ्ट में जिसमें
किसी अभ्यर्थी के अंक ज्यादा है वो बाहर बैठा है, किसी अभ्यर्थी के अंक कम है उसका सिलेक्शन हो गया, ऐसी चीजें हम सुन रहे हैं। और जहां पर फॉर्मूलाज अपारदर्शी होते हैं, जहां पर रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया अपारदर्शी होती है, वहां पर भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा स्कोप रहता है। और यह ही एकमात्र चीज है जो हम सरकार और कमीशन को कहना चाहते हैं कि कृपया करके आप ऐसे तरीके से रिजल्ट निकालें जो सभी युवाओं को मान्य हो, पूरे हरियाणा को मान्य हो, जो समझ आए एटलीस्ट कि आपने निकाला कैसे रिजल्ट। आप कोई भी करप्शन का, भ्रष्टाचार का स्कोप ना छोड़े। इसी के रिगार्डिंग मैं एक सुझाव देना चाहती हूं कमीशन को व सरकार को, हरियाणा सरकार को। आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, अपने विशेषज्ञों से राय ले सकते हैं, यदि आपको ठीक लगे तो इसको लागू भी किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि ये फॉर्मूला बाकी हरियाणा के सभी कैंडिडेट्स को मान्य रहेगा। फॉर्मूला इस प्रकार रहेगा कि आप जितनी भी शिफ्ट लेते हैं, जितनी भी शिफ्ट में एग्जाम करवा रहे हैं, उस शिफ्ट में प्रोपोर्शनेटली कैंडिडेट्स को उठा लिया जाए बराबर मात्रा में। मतलब ऐसे नहीं कि 100 कैंडिडेट्स एक शिफ्ट में दे रहे हैं, 200 कैंडिडेट्स दूसरी शिफ्ट में दे रहे हैं और 30 बच्चे लेने हैं तो 15 ही 100 में से ले लिए, 15 200 में से ले लिए, ऐसे नहीं। प्रोपोर्शनेटली का अर्थ ये होता है कि 100 का 10% 10 अभ्यर्थियां ले लिए, 200 का 10% 20 अभ्यर्थी यहां से ले लिए, 30 कैंडिडेट्स का चुनाव करना, तो ऐसे किया। इसमें चाहे किसी की डिफिकल्ट शिफ्ट रहे, चाहे किसी की इजी शिफ्ट रहे, टॉप के कैंडिडेट्स उठ जाएंगे बराबर बराबर प्रोपोर्शनेटली हर एक शिफ्ट से। उससे बहुत इजी रहेगा हर एक अभ्यर्थी को समझना कि उसका रिजल्ट कैसे आया है। अभी मैं एक उदाहरण के माध्यम से ये समझाना चाहूंगी आपको। मान लीजिए 1000 कैंडिडेट्स बैठ रहे हैं सीईटी में, ये एक उदाहरण है। सीईटी में बैठ रहे हैं 1000 कैंडिडेट्स, 5 हैं हमारे पास शिफ्ट, 5 शिफ्ट हैं और हमें 100 कैंडिडेट्स चाहिए, उत्तीर्ण करने हैं 100 कैंडिडेट्स, मतलब टॉप कैंडिडेट्स छांटने हैं 100, उत्तीर्ण तो 50% वाला कर रहा है। तो आप पहली शिफ्ट में मान लीजिए 100 अभ्यर्थी बैठते हैं, दूसरी शिफ्ट में 200 बैठते हैं, तीसरी में 300 बैठते हैं, चौथी में 50 बैठते हैं और 5वीं शिफ्ट में 350 अभ्यर्थी बैठते हैं। तो प्रोपोर्शनेटली हमें 100 अभ्यर्थी निकालने हैं यहां से, टॉप के अभ्यर्थी। वो कैसे निकलेंगे? पहली शिफ्ट 100 अभ्यर्थी बैठे, 10 सिलेक्ट, दूसरी शिफ्ट 200 बैठे, 20 सिलेक्ट, तीसरी शिफ्ट 300 बैठे, उसमें से 30 सिलेक्ट, चौथी शिफ्ट 5 बैठे, उसमें 50 बैठे, उसमें से 5 सिलेक्ट, और 5वीं शिफ्ट 350 बैठे, उसमें से 35 सिलेक्ट। तो 10, 20, 30, 5, 35, 100 हो गए वो अभ्यर्थी सिलेक्टेड। कहने का अर्थ है कि प्रोपोर्शनेटली हमने जितने अभ्यर्थी बैठ रहे हैं किसी शिफ्ट में, उसका प्रोपोर्शनेट निकाल लिया है, जितने भी हमें टोटल चाहिए टॉपर्स, उसके हिसाब से। तो ऐसे मेरिट लिस्ट बनाई जा सकती है, ये बिल्कुल पारदर्शी रहेगी। हर एक अभ्यर्थी को उसके अंक पता होंगे, उनकी शिफ्ट पता होगी, उनकी शिफ्ट में उन्हें पता रहेगा कि यहाँ पर ये मेरिट गई है, यहाँ पर ये बार है मेरिट का। तो ये बड़ी ही पारदर्शी प्रक्रिया रहेगी। जो इक्वी परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन लगाया है उसके ऊपर लिटिगेशंस ऑलरेडी फाइल हो चुकी हैं, क्योंकि उस प्रक्रिया का किसी को कुछ नहीं पता है कि कैसे किया है, ना कुछ समझ में आ रहा है वो कैसे किया। उस फॉर्मूले से कहा गया था 3 से 5 अंकों का डिफरेंस रहेगा, लेकिन सुनने में आ रहा है 10 से 12 अंकों तक का डिफरेंस जा रहा है। ये बेहद ही चिंताजनक है, चौंकाने वाली बात है। तो ऐसी हम कोई नहीं चाहते प्रक्रिया ऐसी हो। मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूं कि किसी भी हाल में ऐसी प्रक्रिया का यहां पर लागू हो जिसके ऊपर लिटिगेशंस फाइल होती रहे, हमारा सीईटी अटक के खड़ा हो जाए, हमारा कोई एग्जाम ना हो। यहां पर हम चाहते हैं बच्चों को रोजगार मिले, अच्छे तरीके से मिले और सबको पता हो कि उसके इतने अंक हैं और वो चयन सूची में है या नहीं। तो ये चीजें आप लागू कर सकते हैं, ऐसे आप मेरिट की लिस्ट बना सकते हैं। कृपया करके इन पॉइंट्स को जरूर से जरूर कंसीडर करें व देखें कि इसमें से क्या लागू किया जा सकता है क्या नहीं। ये हमारी कांस्टेंट मांग रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।